माइनिंग राइट्स। तो अब काफ़ी सारी डिबेट जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फ्लोर पे अनफोल्ड हुई कि ये चीज़ एक उससे पता चल गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई इजी नहीं होने वाला है, और भले सभी लोग उसमें जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो भी इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक दूसरे से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो उनकी इनॉग्रल स्पीच में यहाँ जैसे किया हुआ है, नेहरू ने कहा था कि विल ऑफ द पीपल को नेहरू ने इन्वोक किया था, यानी उनका यही कहना था कि, और उन्होंने यही डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक पर्पस होना चाहिए कि वो पैशंस दैट लाई इन द हार्ट्स ऑफ द मासेस को ही फुलफिल करे। मतलब जो द सिटीजनरी ऑफ इंडिया चाहती थी उनकी विल को और उनकी डिमांड्स को पूरी की जाए और उन सभी को सभी के साथ जस्टिस हो। ये नेहरू ने अपनी स्पीच में पहले ही बोल दिया था कि यही कॉन्स्टिट्यूशन का जो है गवर्निंग फैक्टर होने वाला है। तो ये काम आसान नहीं था क्योंकि हर ग्रुप अलग था और हर ग्रुप के अपने अलग व्यूज़ थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए तो जैसे कि दी अपर क्लास एंड द लोअर कास्ट पीपल, द अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, जैसे कि B.R. अम्बेडकर जो है, अपर कास्ट जो कंजर्वेटिव हिंदूज, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, उनके लिए तो कास्ट सिस्टम वाज दी अल्टीमेट थिंग कि कास्ट सिस्टम शुड बी अपहोल्डेड, इट शुड बी करेक्टली प्रेजेंटेड। और जो लोअर कास्ट थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिंग व्यूज़ आ गए। कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज ऐसे थे जो उस टाइम पर भी मतलब वो लोअर कास्ट के साथ बैठ भी नहीं सकते थे एक साथ एक लेवल पे, एंड वहाँ पे लोअर कास्ट पीपल वर डिमांडिंग, अनटचेबल्स वर डिमांडिंग कि उनको भी इक्वल राइट्स दिया जाए। तो इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज अ मैमथ टास्क, बट दैट हैज़ टू बी डन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ को रिकंसाइल करना था और एक कंसेंसस पे, एक मीडिएशन पे पहुंचना था जहाँ पे मैक्सिमम लोगों के राइट्स जो है जो उनको मिल पाए और फुलफिल हो पाए। ओके, अब इसी के उसमें ठीक है कि ताकि सभी सेक्शंस ऑफ पीपल को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, उनके साथ जस्टिस हो पाए, ऐसे कुछ प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। उनमें से एक था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ओके, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसका रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो है वो वोट करते हैं कि उन्हें कौन सी पार्टी का कौन सा रिप्रेजेंटेटिव वो लोग चाहते हैं और फिर वो बन के आता है। अब इलेक्टोरेट्स में ना दो टाइप के और इलेक्टोरेट्स होते हैं जो माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है या जो स्पेशल ग्रुप्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है, वो होते हैं रिजर्व्ड एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। डिफरेंस ये होता है, देखिए रिजर्व इलेक्टोरेट्स में एक तो बात सेम है कि रिजर्व और सेपरेट इलेक्टोरेट्स में ना पहले तो एक एनालिसिस किया जाता है एरिया वाइज, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा वो स्पेशल ग्रुप है या कम्युनिटी है जो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, मोर इन नंबर है, मेजॉरिटी में है, उस एरिया की बात हो रही है यहाँ पर, पूरे देश में नहीं। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले तो जैसे कि एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर एग्जांपल आर फॉर दी SCs और ST। ठीक है, तो पहले पूरे देश में देखा जाएगा, पूरे देश का एक एनालिसिस किया गया, उसमें देखा गया कि ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पर ST जो है वो कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, उस एरिया को उन्होंने रिजर्व कर दिया, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में SC जो है या ST जो है वो कॉन्सेंट्रेशन में है, उसको STs के लिए उन्होंने रिजर्व कर दिया। ओके, अब रिजर्व्ड इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या डिफरेंस होता है? रिजर्व्ड और सेपरेट में दोनों में जो रिप्रेजेंटेटिव्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होंगे वो उसी कम्युनिटी के होंगे। मैंने एग्जांपल ST का दिया, एक डिस्ट्रिक्ट या एक एरिया है जहाँ पर SC कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिलता है, ST मान लेते हैं, ST कॉन्सेंट्रेशन हमें उस एरिया में देखने को मिलता है। ओके, तो अगर वो इलेक्टोरेट रिजर्व्ड है या सेपरेट है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सभी कैंडिडेट्स जो होंगे वो सभी कैंडिडेट्स उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, उस मतलब ST को ही बिलोंग करना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी और दैट इज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन रिजर्व्ड और सेपरेट में एक ये डिफरेंस होता है कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना सभी लोग उसके लिए वोट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कॉन्सेंट्रेशन ST का ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और लोग रहते ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम ST वहाँ और भी कम्युनिटी और भी ग्रुप्स के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% वो
एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभी लोग उस कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट होता है वो तो उस कम्युनिटी मतलब वो तो एसटी का ही होगा, साथ ही साथ सिर्फ एसटी वाले जितने भी एसटी वाले जो भी लोग हैं सिर्फ वो ही उस कैंडिडेट के लिए वोट कर पाएंगे। दैट इज अ सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब एक तरीके से सेपरेशन हो गया कि वो ब्लॉक पूरा सिर्फ एसटी कम्युनिटी वाले लोगों के लिए, ओके, स्पेशल ट्राइब्स वालों के लिए। तो ये चीज़ जो सेपरेट इलेक्टोरेट, इसके ये टॉपिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्लोर पे आया। अब देखिए 27 अगस्त 1947 को बी पॉकर बहादुर जो थे मद्रास से, उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल प्ली बनाई, कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये पहले भी हमने देखा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ब्रिटिशर्स ने बी आर अम्बेडकर बहुत हुआ था कि लोअर कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बने, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बने, एंड गांधी जी एंड नेहरू एंड ऑल ऑफ देम वर अगेंस्ट इट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के। तो बी पॉकर बहादुर ने कहा कि माइनॉरिटीज़ देखिए हर जगह पर है इंडिया में, बहुत ऐसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, कल्चरल माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, अलग डिफरेंट सोशल माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ हर जगह, और उनको आप एग्जिट नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते लैंड से, दे एग्जिस्ट, और उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको भी बराबर के हक मिलना चाहिए, दे शुड बी एबल टू लिव इन हार्मनी विद अदर्स। तो उनके और बाकी कम्युनिटीज़ के बीच में जो है डिफरेंसेस कम करने चाहिए, माइनॉरिटीज़ और बाकी मेजॉरिटीज़ के बीच में। और ये तभी पॉसिबल है अगर उनको पॉलिटिकल सिस्टम में बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले, मतलब अगर उनकी मांगे पूरी हो सके, उनकी बातों को कोई सुन सके, तभी अगर वो उनको अगर वो पावर मिलेगा पॉलिटिकल सिस्टम में, सिर्फ तभी वो अपनी डिमांड्स को आगे रख पाएंगे, और फिर तभी उनको बेटर राइट्स और इक्वल राइट्स मिल पाएंगे, ठीक है। और बी पॉकर बहादुर कहते हैं कि ये तभी पॉसिबल है कि जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनको मिले, ठीक है। जैसे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे सिर्फ तभी मुस्लिम्स को कंट्री के गवर्नेंस में एक प्रॉपर वॉइस मिलेगा, कंट्री के गवर्नेंस में बराबर का बोलने का हक मिलेगा। तो उनको ऐसा लगता था कि मतलब पॉकर बहादुर का मानना ये था कि मुस्लिम्स को क्या चाहिए, जो मुस्लिम्स को चाहिए वो नॉन मुस्लिम्स कैसे समझ पाएंगे, एक मुस्लिम को जो चाहिए वो दूसरा मुस्लिम ही समझ पाएगा, इसीलिए एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के अलावा कोई दूसरा कम्युनिटी का उन मुस्लिम्स को प्रेजेंट नहीं कर सकता, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। तो बी पॉकर बहादुर का ये कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए, जिससे कि जो भी क्लास ऑफ पीपल है भाई मुस्लिम है, तो मुस्लिम को क्या चाहिए वो दूसरा मुस्लिम ही समझ पाएगा, नॉन मुस्लिम नहीं समझ पाएगा, इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट की ये जो डिमांड थी, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी गुस्सा हुआ गया, ओके, बहुत लोग इसके खिलाफ थे, उसको क्रिटिसाइज करने लगे, क्योंकि उनका ये मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो था ना वो लोगों को डिवाइड करता था, और उनको ऐसा लगा था, मतलब जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट को, उन्हें ये लग रहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो थी वो ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी ताकि वो इंडियंस को डिवाइड कर सके। तो ये इंग्लिश का एक गेम था, जैसे कि आरवी धुलेकर जो एक और मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो बहादुर को कहते हैं कि इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ सेफ गार्ड्स। मतलब उनका ये कहना था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का फीड करके आपको बता के इसके बारे में आप डिमांड आप कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में ये विश जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी, और उन्होंने बड़ी सेफली और सिक्योरली उनको जो करना था वो उन्होंने डिवाइड कर लिया आपके नाम से, आपके अंडर से, ठीक है। और वो यही कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इफ दे अल्यूट यू द माइनॉरिटीज टू अ लॉन्ग लल, गिव इट अप नाउ देयर इज नो वन टू मिसगाइड यू। मतलब यही कहना था कि बहुत टाइम तक तो ब्रिटिशर्स के राज में उन्होंने आपके ऊपर आपको अपनी तरफ अल्योर किया, और उनको आपको ये दिलासा दिलाया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही आपके डिमांड्स फुलफिल कर पाएगा, बट नाउ स्टॉप इट, डोंट अलाउ देम टू मिसगाइड यू, दिस इज रॉन्ग। उनको यही आरवी धुलेकर यही उनको पॉकर बहादुर को कहते थे कि द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड ओनली डिवाइड द पीपल एंड दैट इट इज द ब्रिटिशर्स हु वांटेड दिस, ताकि इंडिया डिवाइड हो जाए, ठीक है। और पार्टीशन जो थे, उन्होंने पार्टीशन की वजह से जो और भी पार्टीशन की वजह से और नेशनलिस्ट जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन गए
तो फिर रायट्स कंटिन्यू रहेंगी, सिविल वॉर रहेगा, वायलेंस कंटिन्यू रहेगा कहीं ना कहीं। और सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो एक पॉइजन था जिसने बॉडी की पॉलिटिक्स में एंटर कर दिया था। वो एक पॉलिटिक्स था। ये सरदार पटेल का कहना था कि इट इज सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अ पॉइजन दैट एंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक ऑफ आवर कंट्री। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म, काफ़ी ऑपोजिशन देखने को मिला। और लीडर्स को ये लगता था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन गए तो वो सिर्फ कंट्री में वायलेंस को बढ़ावा देंगे, राइट्स को बढ़ावा देंगे, एट्सेट्रा। ठीक है। अब डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्स को काउंटरिंग करते हुए, मतलब देखिए, एक तो हमने सरदार पटेल को देखा, वो इसके खिलाफ थे। एक गोविंद बल्लभ पंत ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स असेंबली के फ्लोर पे रखे। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो पूरे नेशन के लिए ही नहीं, माइनॉरिटीज़ के लिए भी हार्मफुल है। मतलब वो ये कह रहे थे कि आप जो ये कह रहे हो कि माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो हेल्पफुल रहेंगे, दैट इज़ रॉन्ग। सेपरेट इलेक्टोरेट नेशन के लिए नहीं, माइनॉरिटीज़ के लिए भी रॉन्ग है। क्यों, कैसे, उन्हें वो आगे एक्सप्लेन करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, वो उन गोविंद बल्लभ पंत ये कहते हैं कि हर सिटीजन को हक होना चाहिए कि वो एक फ्री स्टेट में रहे, उसको सिमिलर मैनर के साथ ट्रीट किया जाए जैसे बाकी सिटीजन्स को ट्रीट किया जाता है, और उसको सारे मटेरियल्स मिले, सारी सुविधाएं मिले जो कि हर बाकी सभी को मिलता है। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन गए तो ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को जनरल मास से अलग कर देगी और दूर कर देगी। ये उनके डिफरेंसेस को और बढ़ा देगी, और ये गवर्नमेंट की इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को भी हिंडर करेगी, क्योंकि वो एक उनका रीजन बन जाएगा। फिर उनका ये कहना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन गए तो ये तो पूरा फिर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का रीजन बन गया। तो गोविंद बल्लभ पंत ये कहते थे कि आई वांट कि हर इन सिटीजन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसकी डिमांड्स फुलफिल होना चाहिए, बट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स इज रॉन्ग, क्योंकि इट्स अ सुसाइडल डिमांड। इट वाज अ सुसाइडल डिमांड। ये मतलब ये माइनॉरिटीज जो अपने लिए आर्ग्यू कर रही है उन्हीं का नुकसान करेगी, बिकॉज ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड माइनॉरिटीज़ को आइसोलेट कर देगी बाकी मास से, बाकी पॉपुलेशन से, और गवर्नमेंट के इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये बहुत हिंडर करेगी। बिहाइंड ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स एक कंसर्न था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड फुलफिल हो गई तो हमारी नेशन की यूनिटी के ऊपर बहुत खतरा आ जाएगा, क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल यूनिटी को मेंटेन रखना है तो ये होना चाहिए कि हर ग्रुप को नेशन के साथ मिला के काम करना चाहिए। अगर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो प्रोविज़न है वो अगर उस वक्त लागू हो जाता तो उससे वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसके ऊपर ये सेपरेट इलेक्टोरेट है वो जो है वो बाकी नेशन से आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, कम्युनिटीज़ को कल्चरल राइट्स मिलना चाहिए, उनको रिकग्निशन मिलना चाहिए, बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स इज द रॉन्ग वे। ठीक है, और ये है कि उनको कल्चरल राइट्स तो मिलना चाहिए, यही डिमांड होती है, बट पॉलिटिकली सभी मेंबर्स इक्वल है। ठीक है, अगर कल्चरली ठीक है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम कर सकते हैं, बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स में पॉलिटिकल डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, पॉलिटिकली इनइक्वल हो जाएंगे। ओके, there is the unwholesome and to some extent degrading habit of thinking always in terms of communities and never in terms of citizens at पंत। तो गोविंद बल्लभ भाई पंत यही कहते हैं कि एक बहुत ही बुरी चीज़ है कि हमेशा से जो लोग हैं वो कम्युनिटीज़ के दायरे से सोचते हैं एंड नॉट एज द सिटीजन्स। वो यही सोचते कि ये हमारी कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, आर कम्युनिटी। नो, दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। लोगों को एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री सोचना चाहिए दैट व्हाट वुड बी द बेस्ट फॉर द कंट्री। तो पंत यही बोलते थे कि लेट अस रिमेंबर दैट इट इज़ द सिटीजन दैट मस्ट काउंट, इट इज द सिटीजन दैट फॉर्म्स द बेस एज वेल एज द समिट ऑफ द सोशल पिरामिड। तो वो यही कहते हैं कि एक सिटीजन है, वो सिटीजन को ऐसे रिकग्नाइज नहीं किया जाता कि वेदर ही वाज अ मुस्लिम, SC, ST, OBC या अनटचेबल, इस तरीके से उसको रिकग्निशन नहीं मिलता है। एक सिटीजन कंट्री का सिटीजन है, उसे उसके ऐसे सोचना चाहिए कि पूरी कंट्री के लिए बेस्ट हो, एंड एक सिटीजन ही सोशल पिरामिड का बेस फॉर्म करता है और उसका समिट फॉर्म करता है। मतलब पूरा सोशल पिरामिड जो है वो एक सिटीजन के ऊपर बेस्ड है एंड नॉट ऑन द मेंबर ऑफ एनी कल्चरल और कम्युनिटी, कल्चरल ग्रुप और कम्युनिटी। तो वो गोविंद बल्लभ पंत का यही कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से सिर्फ लॉयल्टीज डिवाइड हो जाएगी, इक्वालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, हम लोग अनइक्वल हो जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग नेशन को बनाने के लिए और खड़ा करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज नॉट द राइट चॉइस। ठीक है,
यहाँ तक कि मुस्लिम्स भी जो थे, मुस्लिम्स भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग कर रहे थे, लेकिन सारे मुस्लिम्स नहीं। बेगम ऐजाज रसूल जो थे उनको यही लगता था, वो भी यही कह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी से अलग ही कर देंगे। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी फिर कभी अपने डिफरेंसेस ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो 1949 तक बहुत मुस्लिम मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने एग्री कर लिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री है। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बजाय मुस्लिम्स को नॉर्मल विद द मास मिलके एक्टिव पार्ट लेना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और उन एक वॉइस में इन कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स के ऊपर ये इतने वो हुए। हमने देखा अभी पॉकर बहादुर जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को फेवर कर रहे थे, एंड गोविंद बल्लभ पंत जो और बेगम बेगम ऐजाज रसूल जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, सरदार पटेल जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट थे। अब हम ये देख लेते हैं, पिछले वाले पार्ट्स में हमने ये सोर्स नहीं पढ़ा था। दैट इज़ वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स नोबल वर्ड्स। तो सोमनाथ लाहिरी, हमने देखा था कि सोमनाथ लाहिरी जो थे वो क्या चाहते थे, वो यही समझते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उस पर अभी भी ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस है। तो सोमनाथ, ये सिंपल सा पैसेज है। सोमनाथ लाहिरी यही कहते हैं कि पंडित नेहरू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं फॉर द फाइन एक्सप्रेशन ही गिव टू द स्पिरिट ऑफ इंडियन पीपल। जब उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन पीपल के विल के ऊपर बेस्ड है, और भले ही ब्रिटिशर्स का हैंड है इसके बर्थ में, लेकिन वही इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा जो इंडियन मास चाहती थी। तो ये देखिए, दैट आर वेरी गुड वर्ड्स सर। ये एक तरीके से एक स्पीच है इन द फॉर्म कि वो उनको अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो बहुत ही क्रिएटिव वे में उन्होंने बोला है। पर सोमनाथ लाहिरी यही कहते हैं कि दोज आर वेरी गुड वर्ड्स कि इंडियन पीपल की विल को फॉलो करे और उनकी विल अप्लाई हो और ये हो, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ हम कब अप्लाई करेंगे, ये विल ऑफ द पीपल कब अप्लाई की जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश प्लान जो है उन्होंने तो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बना ही रखा है और उनके ऊपर ही हम पूरे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो वो यही कहते हैं कि सोमनाथ लाहिरी इसके थ्रू यही कहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया को ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म से के साथ मिल के उनके खिलाफ लड़ना चाहिए और अपने आप को उनके दबाव से फ्री करना चाहिए, उनके डोमिनेंस से फ्री करना चाहिए। द सोर्स इज इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ ले तो बेहतर होगा। ये इमेज है एडविन मोंटैग लेफ्ट, दिस इज एडविन मोंटैग एंड द ऑथर ऑफ मोंटैग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 which was allowed some form of representation in provincial legislative assemblies। मतलब ये मोंटैग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे 1919 में, इन रिफॉर्म्स के तहत इंडियंस को परमिशन मिली थी और इंडियंस को थोड़ा सा मौका मिला था जिससे वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एक पोजीशन ले सके और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर सके। एक और इमेज है, इन द विंटर ऑफ 1946 इंडियन लीडर्स वेंट टू लंदन फॉर व्हाट टर्न्ड आउट टू बी अ फ्रूटलेस राउंड ऑफ टॉक्स विद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली। 1946 में इंडियन लीडर्स जो है वो लंदन गए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो एटली प्राइम मिनिस्टर थे, क्लीव एटली, उनके साथ जितने भी नेगोशिएशंस किए गए थे वो फेल हो गए थे। ये मिनिस्टर्स में हम देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट में है ये लियाकत अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, दिस इज बलदेव सिंह एंड दिस इज पेथिक लॉरेंस। The British element is gone, but they have left the mischief behind. ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, it is no use saying that we ask for separate electorates because it is good for us. We have heard it long enough. We have heard it for years, and as a result of this agitation, we are now a separate nation. Can you show me one free country where there are separate electorates? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इलेक्टोरेट्स को अपोज करते हुए यही कहते कि कोई भी ऐसा फ्री नेशन क्या मुझे बता सकते हो जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स है? क्योंकि अगर ऐसा है, किसी भी फ्री नेशन में सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, तो फिर मैं उसको मान जाऊंगा और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन इस अनफॉर्चुनेट कंट्री में अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ जाते हैं तो ये पूरी कंट्री की डिवीज़न कर देगी और ये पूरी कंट्री के ऊपर एक काला धब्बा रहेगी जहाँ पर इट इज़ नॉट वर्थ लिविंग इन। सेपरेट इलेक्टोरेट्स इस कंट्री को डिवाइड करेगी, लोगों को डिवाइड करेगी। तो बहुत सालों तक सुन लिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स अच्छा है, बट अब नहीं, इट्स डन। कोई भी फ्री कंट्री ऐसी नहीं है वर्ल्ड में जहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं। और
सरदार पटेल यही कहते हैं कि द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिसचिफ बिहाइंड। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड जो लोग कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं उनके कारण वो एलिमेंट ब्रिटिशर्स का मतलब वो मिसचिफ जो है वो अपनी छोड़ के गए। एंड दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ द पीपल। उन्होंने अपनी लेगेसी छोड़ दी है पीछे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड कर रहे हैं उसके बाद उन्होंने ये लेगेसी छोड़ दी है। तो क्या हम कभी इससे बाहर निकल पाएंगे? ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस से बाहर निकलने के लिए वी शुड लीव आवर डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। Another source, I believe separate electorates will be societal to the minorities। ये गोविंद वल्लभ पंत ने 27 अगस्त को कहा था कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स है वो माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी से अलग कर देगी, बिल्कुल डिवाइड कर देगी और उनको आइसोलेट कर देगी। और अगर हमें कलेक्टिवली आगे बढ़ना है तो उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को बुलाना पड़ेगा। और यही कि अगर वो सेग्रीगेट हो गए होल कम्युनिटी से तो ये बहुत डेंजरस होगा पूरी कंट्री की यूनिटी के लिए। तो अगर माइनॉरिटीज सेपरेट इलेक्टोरेट्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो उनकी वॉइस कभी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, उनको कभी भी उस तरीके से वापस नहीं देखा जा सकता। एक लास्ट सोर्स पढ़ लेते हैं आज के वीडियो के लिए। देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी। गोविंद वल्लभ पंत argued that in order to become loyal citizens people had to stop focusing on the community and the self। उनको अपने और अपनी कम्युनिटी को छोड़ के एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री सोचना चाहिए कि ऑल लॉयल्टीज मस्ट एक्सक्लूसिवली सेंटर्ड अराउंड द स्टेट। आपके नेशन के लिए आप जो भी करोगे वो होना चाहिए, दैट इज ट्रू लॉयल्टी एंड नेशनलिज्म। अगर आप इंडिविजुअल होके या ग्रुप का मेंबर होके सोच रहे हो तो दैट वुड जस्ट सप्रेस द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड द रिजल्ट्स वुड नॉट बी गुड और डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सो यहाँ पे हमारे सोर्सेस 5 तक हमने डिस्कस कर लिए, इमेजेस अभी तक सारे जो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में इन द चैनल डीमिस्टिफाई वी लर्न वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन।